हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 2023 के अंदर सीसेट के अंदर जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस पूछे गए आपसे। देखिए, वैसे तो हर साल ही आप देखते हैं कि 25, 26, 7 या 30 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आपसे पूछे जाते हैं सीसेट के अंदर। लेकिन मैं अगर 2023 की बात करता हूँ, 2023 में क्या शिफ्ट देखने को मिली हमें कि अगर जो क्वांट्स था या रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी आप कह लें, क्वांट्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस का लेवल था वो काफी इंक्रीज था इस बार। बट मैं ऐसा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए नहीं मानता हूं। 2023 में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस पूछे गए उनका लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर था, या मैं 1% उसको इजियर कह सकता हूं लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली। ठीक है, आज की क्लास में हमारा एजेंडा क्या है? सबसे पहले तो हम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं एग्जाम में, उनको आप कैसे इफेक्टिवली, एक्यूटली या फिर फास्ट स्पीड के साथ सॉल्व कर सकते हो। इसके साथ साथ हम लोग कुछ 3 से 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस भी आज देखेंगे, वो भी जो लास्ट ईयर या इस साल 2023 में लास्ट एग्जाम के अंदर आपसे पूछे गए थे। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर किसी ने यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है स्लीपी क्लासेस को अभी तक, तो प्लीज कर दीजिए, और लास्ट में अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर करना। देखिए, अगर देखें हम पेपर में टोटल मार्क्स आपके पास 200 होते हैं, ड्यूरेशन आपके पास 2 आवर्स है, टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं जो कि क्वालिफाइंग होता है। लेकिन इसका मतलब हमेशा ये भी नहीं एक्सेप्ट करना कि आपने सिर्फ मुझे क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स लेने हैं, उतना सा ही पढ़ना है। बट ये भी कभी नहीं सोचना आपने कि मुझे बहुत ज्यादा इसको सीरियस लेके बहुत हाई लेवल पे पढ़ना है। उससे क्या होगा कि आप अपने बाकी पेपर पे या बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस नहीं कर पाएंगे उतना। ठीक है, और आपकी एक्सपेक्टेशंस लेवल जो होगा वो उतना ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। आराम से होगा, देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। देखिए, थोड़ा मैं आपको अगर एक क्लियर पिक्चर दूं कि 2013 से लेके अब तक 2023 तक अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हम नंबर्स की बात करें, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर बार पूछे गए, तो 32 हाईएस्ट देखा जाए अगर। लेकिन अगर आप लोएस्ट पे जाते हैं तो लोएस्ट भी 25 या फिर 25, इसके नीचे कभी क्वेश्चंस पूछे ही नहीं गए, विच मीन्स 25 to 32 क्वेश्चंस। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो 27 क्वेश्चंस पूछे गए। इवन उससे लास्ट ईयर 2022 के अंदर भी आप देखें तो 27 क्वेश्चंस हैं, और अगर 2021 की बात करें उसमें भी 27 क्वेश्चंस ही आपसे पूछे गए। तो अगर आप नंबर देखें तो ज्यादा वेरी नहीं कर रहा, मैक्स बिटवीन 25 एंड 30। तो अकॉर्डिंगली हाँ, अच्छा नंबर है। अगर इसको अच्छे से हम कवर अप करते हैं तो अच्छे मार्क्स हम स्कोर भी कर पाएंगे एग्जाम के अंदर। आगे देखते हैं। सी, सबसे पहली बात कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेगमेंट जो होती है सीसेट में, वैसे जिन लोगों ने पेपर दिया है उनको तो सारा आइडिया है, लेकिन कुछ लोग 2024 के लिए अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया उन्होंने, या उनका फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा, तो उनके लिए गाइडेंस भी इंपॉर्टेंट है। वो गाइडेंस में मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, सिर्फ इतना ही कि एक शॉर्ट पैसेज आपको प्रोवाइडेड होता है। ठीक है, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं या एक क्वेश्चन ही होता है। इस बार के पेपर में ज्यादातर एक क्वेश्चन के साथ ही हर कॉम्प्रिहेंशन को फिनिश किया गया। मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस आपसे एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की टास्क में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब टॉपिक्स कौन से होंगे कॉमन? देखिए, अगर तो आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक सबसे ज्यादा बेनिफिशियल जो आपके लिए रहती है वो क्या है कि आप बहुत सारे जीएस के सब्जेक्ट्स को भी स्टडी करते हो। आपके सामने कुछ नेम्स लिखे हैं, इनमें से बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए फेमिलियर होंगे, जैसे कि इन्वायरमेंट, इकोलॉजी या ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सोशल इश्यूज अक्सर हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, या फिर अपने जीएस पोर्शन के अंदर भी काफी चीजें हम ऐसी पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम हिस्ट्री से रिलेट करते हो आज मॉडर्न सोसाइटी की तरफ बढ़ते हो। इसके अलावा फिलॉसफी है, इकोनॉमिक्स, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ये टॉपिक वैसे भी हम इतने पढ़ लेते हैं कि मैं एक अजम्पशन की बात करूं, एक परसेप्शन की बात करें तो परसेप्शन काफी हद तक आपकी क्लियर बन जाती है माइंड में। काफी चीजें गो थ्रू करने के बाद आफ्टर यू हैव अ बंडल ऑफ थॉट्स इन योर माइंड कि मुझे किस किस तरह की चीजों की नॉलेज है, अपनी परसेप्शन या अपनी अजम्पशन आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई चीज देखिए बिल्कुल ही आपके लिए नहीं है, या फिर आप कह लीजिए कि आप एक न्यू कमर है किसी भी चीज के लिए, और आते ही आप अपने जजमेंट्स पास करोगे, तो नोबडी इज गोइंग टू ट्रस्ट यू एज वेल। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन के अंदर क्या होता है, व्हेन यू रीड आउट द कंटेंट, ठीक है, आप उसको इतना पढ़ लेते हैं कि आपको लगता है कि सारे ऑथर्स या सारे जितने भी कंट्री पीपल हैं, या जितने भी हम प्रेसिडेंट्स की बात करें, प्राइम मिनिस्टर्स की बात करें, जितने भी लोग आसपास कम्युनिटी के भी हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, सबका ओपिनियन अगर एक चीज को लेके ऑलमोस्ट सिमिलर है, दैट मीन्स
आपकी परसेप्शन भी वैसी ही बननी स्टार्ट हो जाती है। अगर देखिए 10 लोग हैं और 10 के 10 लोगों का अलग अलग ओपिनियन है एक पैराग्राफ को पढ़ने के बाद या एक स्टोरी को सुनने के बाद, तो वहां एक प्रॉब्लम है, उन सब की परसेप्शन अलग है। अब सब में से कौन ठीक है कौन गलत है, अगर मेजोरिटी ऑफ लोग एक ही परसेप्शन देंगे, मेजोरिटी ऑफ लोग एक ही अजम्पशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि वो लोग ठीक है। बट हर बार भी ऐसा नहीं होता। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सेम ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलता है कि आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, जब आपसे इस तरह के वर्ड्स पूछे जाते हैं या फिर आपसे एक आंसर मांगा जाता है कि व्हाट डज ऑथर वांट टू इंप्लाई इन दिस पैसेज, वो सजेस्ट क्या करना चाहता है, तो हर किसी के ओपिनियंस अलग हो जाते हैं अगर उनको उस कंटेंट की बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है तो। इसीलिए आपके टास्क आपके लिए ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाती है, प्लस मैं ये भी कहूँगा कि एक्यूरेसी भी आपकी 50% लो हो जाती है। वेल, घबराने की कोई बात नहीं है, अगर स्टार्ट अभी किया है तो डेफिनेटली विल ट्राई टू नो अबाउट इट मोर। नाउ सी हाउ टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। सॉल्व कैसे करें इफेक्टिवली, एक्यूरेटली या स्पीडली। अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ द पैसेज। देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके पास 200 वर्ड्स का एक पैसेज गिवन है ना, जहां भी उसमें कुछ तो हाईलाइटिंग पॉइंट्स ही होते हैं, जैसे कि इट इज देयरफॉर, या फिर कुछ लिखा आ जाए इस तरह से सो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपना क्रक्स, अपना थीम पैसेज का या एक कंक्लूजन देना चाह रहा है ऑथर, ठीक है, इन वर्ड से आपको आइडिया जाता है। या फिर आप मेरी इतनी बात याद रख लीजिए कि अगर ये 200 वर्ड्स का मैं 1/3 पार्ट देखता हूं तो 1/3 पार्ट बनता है अराउंड आपका 70 वर्ड्स, 60 to 70 वर्ड्स, ठीक है। अगर आप लास्ट के 60 to 70 वर्ड्स का जो पैसेज है, ठीक है, उसको ज्यादा फोकस के साथ पढ़ लेते हैं अगर, तो आपको पैसेज का सारा क्रक्स समझ आना शुरू हो जाता है। माय डियर वंस, क्रक्स बेसिकली क्या होता है, एक समरी, कि इन द एंड आपके माइंड में एक आइडिया क्या जनरेट होता है उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद, राइट। अब ये नाम आपने काफी बार सुना होगा सब स्टूडेंट्स ने कि आपको स्किमिंग मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। बेसिकली स्किमिंग मेथड एक ऐसा मेथड है जो किसी भी कंटेंट को स्पीडी वे में पढ़ने में आपको हेल्प करता है, जिसमें कि आपका फोकस जो रैशनल पॉइंट्स होते हैं या फिर मैं कह दूं जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, किसी भी कंटेंट का जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसको आप पढ़ते हैं, ठीक है, अनइंपॉर्टेंट पोर्शन को क्या करते हुए, स्किप करते हुए। तो स्किमिंग को आप स्किपिंग कह सकते हो। बट यहां एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है। देखिए, आपने कहा कि स्किमिंग मेथड अप्लाई करेंगे, सर स्किमिंग मेथड अप्लाई करेंगे, स्किप करते जाएंगे कुछ वर्ड्स को, मतलब बीच बीच में कुछ वर्ड्स पढ़ते जाएंगे और आते टाइम में पूरा पैराग्राफ हम रीड कर लेंगे, अंडरस्टैंडिंग कितनी होगी कितनी नहीं इसको साइड रख देते हैं, ठीक है। आपने स्किपिंग करते हुए कुछ पैराग्राफ को रीड कर लिया। अब आपको पता था कि मुझे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है उन पे ज्यादा फोकस करना है और जो वर्ड्स अनइंपॉर्टेंट हैं उन पे मेरा फोकस कम रहेगा ना। हाउ डू यू नो कि जो वर्ड्स आप स्किप करते चले गए वो इंपॉर्टेंट थे या अनइंपॉर्टेंट थे आपके लिए, कहीं उनको ही तो नहीं पढ़ना था, ठीक है। स्किमिंग मतलब स्किपिंग, कुछ वर्ड्स जो रेलेवेंट नहीं है, जो आपको लगता है कि अनइंपॉर्टेंट है पैसेज में, उनको आप स्किप करते हुए पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। बट हाउ डू यू नो, हाउ कैन यू बी श्योर कि मेरे ये वाले पैसेज के यही वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं बड़ी सिंपल एग्जांपल से आपको ये चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि स्किमिंग ऐसे ही नहीं अप्लाई हो जाती, ठीक है। स्किमिंग के लिए एक अप्रोच है, एक मेथड है, जिसको आप फॉलो करके चलते हैं तो डेफिनेटली आपको बड़े ब्राइट रिजल्ट्स मिलेंगे। अब मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूं। सपोज आई हैव डिसाइडेड दैट आई वांट टू बाय एप्पल्स, आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड इट, ठीक है। मेरे माइंड में फिक्स है कि मुझे मार्केट अगर जाना है तो मुझे खरीदना क्या है, आई वांट टू बाय एप्पल्स। बहुत लोगों के फेवरेट होंगे आप में से, सीजन भी चल रहा है एप्पल्स का। वेल, अब मेरे सामने एक बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। आप दिल्ली के सदर बाजार की बात कर ले, चाहे आप पालिका बाजार की बात करें, चाहे आप चंडीगढ़ के किसी बड़े आप सेक्टर 22 के मार्केट की बात कर लें, या बहुत बड़ी एक मंडी की बात कर लें जहां पे बहुत सारा सामान एक साथ मिलता है, ठीक है। मैंने यहाँ जो फोटोग्राफ्स लिए हैं वो बिग बाजार की या किसी सुपरमार्केट की फोटोग्राफ्स हैं। आप जब एक सुपरमार्केट में एंटर होते हो, ठीक है, आपके सामने बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। किसी सेक्शन के अंदर आपको कपड़े लगे हुए दिखते हैं, अक्सर अट्रैक्ट हो जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब मान लो अगर आप सिर्फ घूमने गए हो, विंडो शॉपिंग करने गए हो, तो आप 1 घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटे उस शॉपिंग मॉल में बिताने के बाद भी बड़े आराम से रिलैक्स्ड होकर वापस निकलते हो, राइट। तो आप चीजें एक्सप्लोर कर लेते हो, चीजें ब्राउज कर लेते हो। लेकिन जब इस सुपरमार्केट के अंदर या इस बिग बाजार के अंदर आप एंटर हुए तो आपके माइंड में एक चीज फिक्स थी
वो फिक्स चीज क्या थी, आई वॉन्ट टू बाय एप्पल्स, मुझे एप्पल्स चाहिए। तो क्या होगा, फटाफट से आप सारे सेक्शंस को स्किप करते हुए क्या करेंगे, स्किप करते चले गए कि मेरे लिए कपड़े दिख गए, ठीक है, कपड़े दिख गए, इग्नोर नहीं कर सकता मैं सेक्शन को, दिख गए, लेकिन मैंने देखते 1 सेकंड में अपनी आंखें या अपनी निगाहें फेर ली उनसे। फिर मुझे कहीं ना कहीं ग्रोसरी दिखती है, घर के खाने पीने का सामान, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल दिखा मुझे, या फिर मुझे कहीं ना कहीं कुछ सैशेस दिखे जिसमें ग्राम्स थे, या फिर दालें सब्जियां कुछ भी दिख गई आपको, ठीक है, आपने उनको भी इग्नोर कर दिया। आप किसी भी चीज पे ध्यान ना देते हो, आपकी स्पीडली आप उन सेक्शंस को क्रॉस करते हो आगे निकलोगे, ठीक है, स्पीडली उन सेक्शंस को क्रॉस करते करते आपने सब कुछ छोड़ दिया, और जहां पे जाके आपको एक फ्रूट्स का सेक्शन दिखा या वेजिटेबल्स आपको थोड़ा अट्रैक्ट कर लेंगे कि अच्छा यहाँ वेजिटेबल्स हैं तो फ्रूट्स भी आसपास ही होंगे। अब फ्रूट्स मिल गए तो फ्रूट्स में एप्पल्स ढूंढना कुछ मुश्किल बात नहीं है, पूरी सुपरमार्केट के कंपैरेटिवली एक फ्रूट सेक्शन में एप्पल्स ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। वैसे अगर मान लो आपको क्रक्स ढूंढना है या किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है पैराग्राफ में, तो आपको पहले उस पोर्शन में, इंपॉर्टेंट पोर्शन में जाना होगा, उस पर फोकस करना होगा, और वहां से आपको राइट आंसर मिलता है, ठीक है। अब जरा सोचिए आप कि अगर मार्केट आप ये सोच के ना जाते कि आपको एप्पल्स लेने हैं, तो शायद आपको 1-2 घंटा देखने के बाद ये पता ना लगता कि मैं घर पे क्या लेके जाऊं, क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट आपको पता था कि घर पे इंपॉर्टेंट क्या ले जाना है, मुझे एप्पल्स खाने हैं, तो मैं एप्पल्स ही फाइंड करूंगा। तो आप क्या कर पाए, आपको लगता कि यहां पे आप लोगों ने स्कीमिंग अप्लाई किया। स्कीमिंग का मतलब क्या था, जो चीज इंपॉर्टेंट है मेरे लिए ज्यादा, उसको मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा, बाकी अनइंपॉर्टेंट पार्ट को मैं फटाफट से स्किप करता चला जाऊंगा, ठीक है, मेरी आइज इस पे फोकस्ड होंगी ही नहीं। तो यहां पे आपने स्कीमिंग ही अप्लाई किया, आप सारी मार्केट को क्रॉस करते हुए कहां पहुंच गए, अपने एप्पल्स के पास, ठीक है। यही आपको पैराग्राफ में करना है। पैराग्राफ में कैसे करना है, अगर मान लीजिए आप क्वेश्चंस को पहले गो थ्रू कर लेते हैं, क्वेश्चंस को गो थ्रू करने के बाद उनकी जो आंसर ऑप्शंस हैं, उन आंसर ऑप्शंस को आप अच्छे से पढ़िए, उन ऑप्शंस में से आपको कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे कि आपको एक्चुअली फाइंड आउट करना क्या है। अगर ये चीजें आपके माइंड में होंगी तो फिर फटाफट से आप पढ़ना शुरू करेंगे और अनइंपॉर्टेंट पोर्शन को आप छोड़ते चले जाएंगे पीछे। आई होप ये अप्रोच आपको समझ आई, ठीक है। इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू हम करेंगे भी क्लास में, राइट। अब देखिए पैसेज 1 एग्जाम्पल के साथ इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपके सामने एक पैसेज है, अभी पैसेज कंटिन्यू हुआ, इतना लंबा पैसेज है, यहां पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली इनके क्वेश्चंस की तरफ लेके चलता हूं। शायद पैसेज पढ़े बिना हम लोग थोड़ा कंटेंट की नॉलेज भी रखते हैं, अगर हमारी मेंटल एबिलिटी थोड़ी अच्छी है तो हम एक चीज एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ पे कि ये ऑप्शन आ सकती है और ये नहीं आ सकती, कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एक आंसर क्रिएट हो ही जाता है, राइट। इससे भी पहले मैं आपको एक चीज बता दूं माय डियर वंस, देखिए जब आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में होगा क्या, आपकी कभी भी इंग्लिश चेक ही नहीं हो रही। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये बात मैं आपको इंपॉर्टेंटली बताना चाहता हूं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको ये चीज माइंड में रखनी पड़ेगी कि आपकी इंग्लिश सी सेट के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू चेक नहीं हो रही होती, ठीक है। अगर एग्जामिनर को आपकी इंग्लिश ही चेक करनी होती तो शायद वो आपसे इंग्लिश के ग्रामर के क्वेश्चंस पूछता, शायद वो आपकी इंग्लिश की वोकेबलरी चेक करता, शायद वो आपसे इडियम्स और फ्रेजेस पूछता, शायद वो आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछता, ठीक है। अगर वो आपकी एंटायरली इंग्लिश ही चेक कर रहा होता तो कई बार हम ना पेपर के नेचर को समझ ही नहीं पाते, उस क्वेश्चन के नेचर को समझ नहीं पाए, एग्जामिनर के नेचर को समझ नहीं पाए, उसकी स्ट्रेटेजी को समझ नहीं पाए। एग्जामिनर तो यहां पे हमारी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू मेंटल एबिलिटी को चेक कर रहा था, या फिर कह लो कि आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी चेक कर रहा था। वो आपकी मेंटल एबिलिटी, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी का टेस्ट हो रहा था कि आप किसी भी चीज को पढ़ने के बाद उसको कैसे एनालिसिस करते हैं, उसका आपका माइंड कितना एनालिटिकल अप्रोच के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर आप क्या एनालाइज करके क्या रिजल्ट निकालते हैं उस बात का, ठीक है। कितना आप समझ सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स क्या आपकी, आप कॉग्निटिव एबिलिटी कितना रखते हैं माइंड में, ये चेक हो रहा है आपका, इंग्लिश नहीं चेक हो रही। ये ना हो कि सी सेट करने के लिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए आप ग्रामर की किताबें फाड़ना शुरू कर दो, ये पढ़ देंगे वो पढ़ देंगे, नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला यार। आप कहें कि बहुत वोकैबुलरी इंप्रूव कर लूं मैं, फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करना स्टार्ट कर दूं, इंग्लिश की स्पोर्टिंग एरर्स कर लूं मैं, ठीक है, उससे कुछ भी फायदा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। प्लीज मेरी इस बात को अंडरस्टैंड करना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की पहली टास्क, प्लीज पूरा फोकस के साथ करिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट रैशनल, प्रैक्टिकल
and immediate action required to ensure fair and equitable allocation of water to different stakeholders. क्वेश्चन पढ़ते आपको एक चीज तो पता लगी, कहीं ना कहीं वाटर एलोकेशन की प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। वाटर एलोकेशन जो है वो ठीक नहीं हो रही, फेयर नहीं हो रही, इक्विटेबल नहीं है। तो उसके लिए मुझे बताना है कि सबसे रैशनल, प्रैक्टिकल और इमीडिएट अप्रोच क्या होगी जिससे कि इस चीज को ठीक किया जा सकता है, जो कि पैसेज में मेंशन्ड भी है। येट मैं ऑप्शंस को पढ़ूंगा और अपना एक मेंटल एबिलिटी का लेवल जो है उससे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा कि क्या मुझे थोड़ा आइडिया अगर टॉपिक के बारे में ऑलरेडी है, क्या पता मुझे आंसर डायरेक्टली पता लग रहा हो कि इसका क्या होगा, मेरा माइंड क्या कहता है। लेट अस सी। सो पढ़िए, अ नेशनल pragmatic my dear ones होता है practical, pragmatic legal and policy framework for water allocation should be made। मैं इतना मानता हूं कि जितने बच्चे इस क्लास को देख रहे होंगे उनमें से 90% स्टूडेंट का आंसर शायद ये रहेगा कि सर ये बात तो बिल्कुल जायज है, ऐसा ही तो होना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव बात है ये, ठीक है। पॉजिटिव कैसे है कि एक नेशनल प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल, जो चीजें थ्योरेटिकल ना हो, किताबों में नहीं लिखी हुई, एक्चुअली जो रिजल्ट लेके आएंगे, लीगल भी है, ठीक है, उसमें कोई काम इलीगल नहीं कर रहे आप। एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया जाए जिससे कि वाटर एलोकेशन हो सके बिल्कुल ठीक तरीके से। अगली ऑप्शन पढ़ लीजिए आप, ये ऑप्शन को आप अपने माइंड में रख सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। ऑल रिवर सिस्टम्स ऑफ द कंट्री शुड बी लिंक्ड एंड ह्यूज एक्वाफर्स क्रिएटेड। यहां पे क्वेश्चन भी आता है, क्या ऐसा करना पॉसिबल होगा कि जो ऑल रिवर सिस्टम्स ऑफ द कंट्री है, कंट्री के जितने भी रिवर सिस्टम्स हैं, आप तो जीएस बहुत अच्छे से पढ़ते हो, ज्योग्राफी में भी अच्छे से पढ़ते हो आप, कि उनको सबको ही लिंक कर दिया जाए और ह्यूज एक्वाफर्स बना दिए जाए, ठीक है। एक्वाफर्स क्या होते हैं बेसिकली, जहां पे बहुत सारा पानी स्टोर करके रखा जा सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह से बात करें अगर बीच वाला एरिया जहां पे पानी को स्टोर किया जा सकता है किन्हीं भी दो एरियाज के बीच में, ठीक है, उनको हम एक्वाफर्स कहते हैं, जिसको आप बेसिन अप्रोच के थ्रू भी समझ सकते हो। नेक्स्ट, वाटर चैनल्स बिटवीन, जो वाटर चैनल्स हैं बिटवीन रीजन्स ऑफ वाटर सरप्लस एंड रीजन्स ऑफ वाटर डेफिसिट शुड बी क्रिएटेड। अब क्या आपको लगता है कि ये चीज इमीडिएटली हो सकती है? मतलब पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कहां पे पानी सरप्लस है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर दूसरा कहां पे पानी का डेफिसिट है, उन एरियाज को देखने के बाद मान लो वो 500 किलोमीटर्स या 200 माइल्स, 300 माइल्स, 1000 माइल्स दूर है वो एरियाज, तो उनको जैसे कनेक्ट करना है आपने, या फिर उनके लिए जैसे लिखा है वाटर चैनल्स बना दिए जाए। क्या बहुत जल्द हो जाएगा? ये बहुत जल्द हो सकता है क्या ऐसा? आप सोच लीजिए, आपके माइंड से आप सोच सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। ऑप्शन को अपने रख सकते हैं हम कि हाँ ऐसा हो सकता है, बाकी पैसेज पढ़ के आपको आइडिया आता है, राइट। टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस, मिटिगेट का मतलब होता है माय डियर वंस कम करना, ठीक है, कि उसको रिलीव करना, उसको काम करना, उस प्रॉब्लम से हम बाहर निकल जाए। टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस, वाटर डिमांड्स ऑफ सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री शुड बी रिड्यूस्ड। ये तो कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर को ही कम कर दो आप, ये तो आप फिर से फार्मर्स के लिए गलत कर रहे हो आप, कि जो एग्रीकल्चर की नीड्स हैं क्या वो कम हो सकती है यार? अब जितनी क्रॉप्स उगनी है उनके लिए जितना पानी रिक्वायर्ड है, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, बाकी आपका परसेप्शन अलग हो सकता है। ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, यहाँ तो शायद मैं गिव अप करने की बात कर रहा हूँ। क्या आप ऐसा करो, रिक्वायरमेंट्स ही कम कर दो इंडस्ट्री की और एग्रीकल्चर की, ठीक है, इससे हमारे सारे सोल्यूशन निकल आएंगे। वेल चलिए, आपने चारों ऑप्शंस पढ़ ली है, अब कहीं ना कहीं पैराग्राफ को पढ़ना शुरू करते हैं, उसमें देखते हैं क्या लिखा था। अपने अजम्पशंस हम कितने मर्जी बनाते रहें, काम तो आखिर वही करेगा जो ऑथर ने लिखा है, ठीक है, कहीं ना कहीं तो हम बाउंड है, मानते हो ना। सो पढ़िए जरा। वी ऑफन, ये चीज प्लीज याद रखना मेरी, जो मैं कर रहा हूं ना बार बार, वो आपके लिए ही कर रहा हूं। अगर आप पैसेज को एक्यूरेटली पढ़ के अंडरस्टैंड करना चाहते हो ना हर एक वर्ड को, एक चीज प्लीज करना, पेंसिल हाथ में लेना जब भी पैसेज करने हो और अंडरलाइन करते हो पढ़ना, हर लाइन को अंडरलाइन करिए आप, ठीक है। ऐसा क्यों? हमारी ना आदत है आंखों की यहां वहां भटकती हैं, ठीक है, कि अगर मैं पहली लाइन पढ़ रहा हूं तो रैंडमली वो नीचे किसी वर्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी, करते करते 2-3 वर्ड भी आसपास की मेरी लाइन में आ गए अगर, तो मैं प्रॉपरली उस लाइन का या उस पैराग्राफ का 100% तो मीनिंग अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। ये प्लीज माइंड में ध्यान रखना। सो पढ़िए। We often hear about conflicts among different states in India over river waters. अक्सर ऐसा हम सुनते रहते हैं। तो कहता है of the 2 major river systems, जो 14 है, are already water stressed. 20 में से 14 river system already water stressed हैं। 75% of the population
लिव्स इन वाटर स्ट्रेस्ड रीजन्स। क्या खुद सोचिए कि 75% पॉपुलेशन जो है वो वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज के अंदर ही ऑलरेडी रह रही है। नाउ अ थर्ड ऑफ होम, जिसमें से 1/3 लिव इन वाटर स्कैर्स एरियाज, जहां पे स्कैर्सिटी होती है, पानी की कमी होती है, तो वाटर स्कैर्स एरिया में रहती है। अब क्लाइमेट चेंज, द डिमांड ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन, पहला क्लाइमेट चेंज, दूसरा डिमांड ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन एंड द नीड फॉर एग्रीकल्चर टू कीप पेस, गति को बनाए रखने के लिए नीड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंक्रीज्ड रेट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन विल एक्सैजरेट वाटर स्ट्रेस। ठीक है, एक्सैजरेट कर देगा मतलब वाटर स्ट्रेस को क्या कर देगा, वो एग्रेवेट कर देगा, और इसको आप एग्रेवेट भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली किसी चीज को पहले से और बदतर बना देना, टू मेक समथिंग वर्स। ठीक है, एक्सैजरेट या एग्रेवेट का मतलब होता है किसी चीज को पहले से भी वर्स बना देना और भी बदतर कर देना। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट एंड नॉट दैट ऑफ द यूनियन एक्सेप्ट फॉर रेगुलेशन ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स, सिर्फ इनको छोड़ के। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इस पैसेज का फर्स्ट 50% पार्ट पढ़ने के बाद भी शायद आप लोग अभी भी डाउट में हैं कि जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन का आंसर अभी तक तो नहीं मिल रहा है, ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन ही दे रहा है, मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, इसके अलावा तो कुछ डिटेल है ही नहीं यहाँ पे, राइट। सो मैंने शायद आपको ये बात कही भी थी बिगिनिंग में ही कि जो लास्ट का आप पार्ट पढ़ते हैं 1/3, ज्यादातर इंफॉर्मेशन आपको क्रक्स के रिलेटेड वहीं से मिलती है। ठीक है, तो 50% पोर्शन पढ़ने के बाद आपको ऐसा रियलाइज भी हो गया होगा। वेल आगे देखते हैं। देखो स्टार्ट हो गया की टू एंश्योरिंग बैलेंस, यहां से शुरुआत हुई है, मतलब 50-60% पैसेज निकलने के बाद अब लास्ट के 40% में बात हुई की टू एंश्योरिंग बैलेंस बिटवीन competing demands of various stakeholders is a basin based approach to allocate water amongst constituent regions and states. Allocating fair share of water, fair share water का allocate करने के लिए to them requires assessments based on objective criteria. assessments बनानी पड़ेंगी जो कि objective criteria के ऊपर based हो, such as specificities of the river basin. ठीक है, स्पेसिफिकेशंस क्या है रिवर के बेसिन की, साइज ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन, जो डिपेंडेंट है पॉपुलेशन किसी पे उसका साइज क्या है, मतलब कितने % पॉपुलेशन वहां रहती है, एग्जिस्टिंग वाटर यूज, वहां पे एग्जिस्टिंग जो पानी है उसका यूज क्या है, एंड डिमांड एफिशिएंसी ऑफ यूज, प्रोजेक्टेड फ्यूचर यूज एटसेट्रा। मतलब इन्होंने टोटल 6 से 7 चीजें मेंशन कर दी जिसमें बार बार बात हुई, कहीं ना कहीं हर पॉइंट को कंसिडर कर लिया इन्होंने। साइज ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन भी देखो आप, स्पेसिफिसिटीज ऑफ रिवर बेसिन भी देखो आप, असेसमेंट्स बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया भी बनाओ आप, या फिर एग्जिस्टिंग वाटर यूज देखो आप, या डिमांड देखो, एफिशिएंसी ऑफ यूज देखो, प्रोजेक्टेड फ्यूचर यूज देखो, सब कुछ करना है, इससे हो पाएगा। ठीक है, तो वाइल एंश्योरिंग द इन्वायरमेंटल नीड्स ऑफ द रिवर एंड एक्वाफर्स, ये चीज भी साथ में एश्योर करो कि इन्वायरमेंटल नीड्स क्या है रिवर्स की और एक्वाफर्स की। तो एक्वाफर्स की नीड्स को ध्यान में रखना है, रिवर्स की नीड्स को ध्यान में रखना है, ना कि शायद एक्वाफर्स बनाने हैं। ठीक है, तो आपके पास अब ऑप्शंस क्या थी आपको पता ही है। लास्ट से स्टार्ट करें, टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस, वाटर डिमांड्स ऑफ सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री शुड बी रिड्यूस्ड। क्या एक भी जगह पे कहीं भी ऐसी बात हुई कि इन चीजों को कम कर दो जिससे कि आप बच सकते हो इस नुकसान से? बिल्कुल भी बात नहीं हुई। इसके बाद लिखा है वाटर चैनल्स बिटवीन रीजन्स ऑफ वाटर सरप्लस। देखिए, वाटर चैनल्स बिटवीन रीजन्स ऑफ वाटर सरप्लस एंड रीजन्स ऑफ वाटर डेफिसिट शुड बी क्रिएटेड। आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई भी बात हुई, तो आपको ये ऑप्शन भी गलत करना पड़ेगा। All river systems of the country should be linked and huge aquifers created। ये कह रहे थे एक्वाफर्स और रिवर्स की नीड को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, ना कि एक्वाफर्स बनाने हैं। अब जो 6 से 7 चीजें मेंशन करी थी कि इन सब चीजों पे ध्यान देना शुरू करो, तो उसमें क्या था, हर एक प्रोमिनेंट एक डिटेल गिवन थी। ठीक है, एक प्री रिक्विजिट गिवन था, या फिर एक थियरी, या फिर एक आप कह लीजिए प्रैक्टिकल अप्रोच गिवन थी, कैसे कैसे किया जा सकता है। अब यहां लिखा था नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर वाटर एलोकेशन शुड बी मेड। तो ए इज द ओनली ऑप्शन विच इज बेस्ट सुटेबल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ठीक है, ये चीज आप आराम से अब
एनालाइज कर सकते हो, जज कर सकते हो। आपको कभी भी देखो, जब बात होती ना, अज्यूम क्या कर सकते हो आप, जब आपको अजम्पशन का क्वेश्चन आता है तो वहां पे आप बैलेंस्ड अप्रोच अप्लाई करते हो कि ठीक है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता। इसका क्वेश्चन क्या था कि which of the following statements best reflect the most rational, practical and immediate action required to ensure fair equitable allocation। assumption की बात नहीं करी थी, पैसेज के हिसाब से बताओ क्या चीज रेलेवेंट रहेगी इस चीज से बचने के लिए। वेल, आई होप आपको फर्स्ट पैसेज समझ आया। अगले पैसेज को डिस्कस करते हैं साथ में, ठीक है। उससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, प्लीज ध्यान दीजिए। हमारा सीसेट का जो स्पेशल कोर्स है, एक एक्सक्लूसिव कोर्स जिसमें लाइव कोर्स प्लस रिकॉर्डेड कोर्स दोनों स्टार्ट हो चुके हैं। कॉस्ट आप देख सकते हो 13,000 एंड 6,000। डिस्काउंट जो भी ऑफर होगा वेबसाइट पे जाके पता कर सकते हैं। इस पूरे कोर्स के अंदर हम लोग 80 प्लस लाइव लेक्चर्स करेंगे। जो लाइव कोर्स अगर आप लेते हैं, तो अगर आप रिकॉर्डेड लेते हैं तो उसमें 80 प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, ठीक है, एक्सपर्ट फैकल्टीज के। इसमें हम साथ में आपको डिस्कशन के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन शीट्स भी बहुत सारी देंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी लेंगे और डाउट सेशंस भी आपके कॉन्टिन्यूसली रेगुलर होते रहेंगे। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, जिनको सीसेट में अच्छा स्कोर करना है, दिस कोर्स इज स्पेशली फॉर यू। आप इसको अचीव कर सकते हैं अपने गोल को, प्रीलिम्स के सीसेट को, बड़ा स्मूथली। बाकी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, आगे देखिए आपके लिए नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। सो लेट्स हैव अ लुक अगेन। मैं क्वेश्चन पे ले चलता हूं आपको, डायरेक्टली क्वेश्चन पे ले चलते हैं। क्या पता कुछ चीजें देखी हो, सुनी हो और लगता हो कि आंसर तो पता है भाई। वेल, which one of the following statements best reflects what is implied by the passage? Simply what is suggested by the passage, आप बताइए इनको पढ़ के, ठीक है। पहला है एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन्ड इन रूरल एरियाज। ये बात तो यार बड़ी जायज है, ठीक है। क्या पैसेज में लिखा है क्या नहीं लिखा उसको छोड़ देते हैं, बट एक न्यूट्रल स्टेटमेंट की बात करें तो ऐसा तो चलो कॉमन है कि ऐसा होना चाहिए। बट अभी तक हमने मुद्दा नहीं पढ़ा कि मुद्दा क्या था, कि वहां पे क्या एजुकेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट ही है या नहीं है, राइट। पॉइंट वैलिड है कि होना चाहिए ऐसा, बट जो कंसर्न यहां पे है इस पैसेज में जो पीछे लिखा हुआ है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, क्या उसमें इसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं, वो बाद में इंश्योर करते हैं, राइट। लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द नीड ऑफ द आर, कि स्किल डेवलपमेंट कोर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या करना होगा, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर्स नीड स्पेशल अटेंशन। ये कह रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर आपको चाहिए ना, तो हेल्थ और न्यूट्रिशन सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल्ड वर्कर्स जो हैं उनको ही स्पेशल अटेंशन चाहिए। ये तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो गई कि मान लो आज एक स्किल्ड वर्कर है, उसकी एज 40 ईयर्स है, वो काफी स्किल्ड है, तो आफ्टर द एज ऑफ 45, 50, 55 शायद वो तो ना तो स्किल्ड रहेगा ना ही काम कर पाएगा। और अगर मान लो कोई 25 to 30 ईयर्स ऑफ एज का पर्सन है जो उतना स्किल्ड नहीं है बट हाँ स्किल्ड है, एक्सपर्ट नहीं है अपनी फील्ड में, तो शायद वो आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, 2-3 ईयर्स, 5 ईयर्स एक्सट्रीमली स्किल्ड वर्कर बन जाए और कल को वही आपके काम आए। आप कह रहे हो कि सिर्फ स्किल्ड वर्कर्स जो हैं अभी उन पे ही काम किया जाए, उनकी हेल्थ और न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाए, ठीक है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो, ठीक है। कहीं ना कहीं हेजी पॉइंट है, येट ऑप्शन बाद में देखेंगे कौन सी ठीक है। फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ आपको चाहिए तो एज एनविसेज्ड, मतलब एज सीन बाय अस और एज इमेजिन्ड बाय अस या एज परसीव्ड बाय अस, जैसा हमें लगता है, अटेंशन शुड बी पेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल। अब देखिए आप कहीं ना कहीं एक चीज रिलेट कर पा रहे हैं बिना पैसेज को पढ़े कि इसमें दो जगह पे हेल्थ और न्यूट्रिशन की बात करेगी इन पैसेज में। यहाँ सी के अंदर भी हेल्थ न्यूट्रिशन की बात हुई, डी के अंदर भी हेल्थ और न्यूट्रिशन की बात ही हुई। अगर सी और डी में से आपको चूज करना पड़े तो आप क्या करेंगे, जरा सोचिए 5 सेकंड के लिए, कि सिर्फ स्किल्ड वर्कर्स की ही जो है हेल्थ न्यूट्रिशन उनका ही ध्यान रखना चाहिए, कि कंट्री के लोगों के जितने भी कंट्री के लोग हैं उनकी न्यूट्रिशन का ध्यान देना चाहिए, उन पे अटेंशन देनी चाहिए अगर आपको रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। तो काफी लोगों का आंसर जवाब ये पॉजिटिव वाला ऑप्शन ही होगा। तो अगर कहीं ना कहीं हमारे पैसेज में इस चीज की रिक्वायरमेंट है हेल्थ और न्यूट्रिशन की, तो आपको अपना आंसर पता लग चुका है। अगर हेल्थ और न्यूट्रिशन के अलावा एजुकेशन की बात हो रही है तो शायद हमें ऑप्शंस जो ए और बी हैं उन पे जाना पड़ेगा। अब ये तो पैसेज पढ़ के ये आइडिया होगा, बट एटलीस्ट हमें पता लग गया कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, हेल्थ न्यूट्रिशन की बात हो रही है या फिर बात हो रही है एजुकेशन की।
वेल लेट अस सी। सो देखिए पैसेज में लिखा है more than half of Indian women and almost a quarter of Indian men of working age suffer from anemia। मेरे हिसाब से तो पहली लाइन पढ़ते ही आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे एजुकेशन नहीं, यहाँ तो कहीं ना कहीं यार हेल्थ रिलेटेड बात हो रही है। अनीमिया से सफर करते हैं इतने लोग, बात तो मुझे इतना आइडिया हो रहा है कि बात तो लोगों की हेल्थ रिलेटेड ही हो रही है। और मेरा फोकस अब बढ़ चुका है थर्ड और फोर्थ ऑप्शन पे इतनी लाइन को पढ़ने के बाद। According to studies, they are anywhere from 5 to 15% less productive than they could be। Productive कम है, ठीक है, educated की बात नहीं हुई अभी। As a result thereof, India also has the largest tuberculosis burden in the world, costing 170 million work days of the country annually। अभी भी tuberculosis के थ्रू किसकी बात की गई? हेल्थ की ही बात की गई। तो कहीं अब आपको लगता रहा कि पहली दो ऑप्शंस जो थी उन पे आपका फोकस सिर्फ 10% ही रह गया, हेल्थ न्यूट्रिशन वाली पे आपका फोकस शायद 90% हो गया। तो आपको लगता नहीं कि आपका 50% काम आसान हो चुका है कि ऑप्शन क्या लगानी चाहिए थी? पढ़ लेते हैं। बट व्हाट इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज लॉस्ट प्रोडक्टिविटी नाउ इज लॉस्ट पोटेंशियल इन द फ्यूचर। कि अगर प्रोडक्टिविटी अभी चली जाएगी तो फ्यूचर की पोटेंशियल भी खत्म हो रही है, एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है हमारा। देखिए it is becoming increasingly clear that on many measures of cognitive ability क्या होती है? mental ability, comprehensive skills। increasingly बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है चीज कि बहुत सारे measures में जो cognitive ability है या malnourished आ गया हेल्थ, Indian children perform 2 or 3 times worse than their adequately nourished peers। कि मतलब इंडियन जो चिल्ड्रन है अपने ही peers की बात करें अगर उनकी एज वाले ग्रुप के बच्चों की, तो वो एडिक्वेटली जो नरिश्ड बच्चे हैं उनके कंपैरेटिवली वो 2 से 3 गुना कम परफॉर्म कर पाते हैं, 2 से 3 गुना उनकी प्रोडक्टिविटी कम है। उन्होंने कहा नरिश्ड पीयर्स, ठीक है, नरिश्ड पीयर्स मतलब शायद इंडियन बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी है। फॉर एन इकोनॉमी दैट विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन हाईली स्किल्ड वर्कर्स, एक ऐसी इकोनॉमी जो हाईली स्किल्ड वर्कर्स के ऊपर डिपेंड करेगी, दिस पोजेस अ सिग्निफिकेंट चैलेंज। ये एक सिग्निफिकेंट चैलेंज दिख रहा है हमें। अगर सिर्फ हाईली स्किल्ड वर्कर से ही इकोनॉमी चलती तो आज यहाँ पे ये बच्चों की बात ना कर रहे होते, ना ही ऑल मेन एंड वीमेन की बात ना कर रहे होते, ठीक है। तो शायद ये लाइन आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकती है, इसी में से आपने हिडन मीनिंग निकालना है। एंड इट इज वन दैट रियली शुड बी एड्रेस्ड गिवन इंडियाज डेमोग्राफिक आउटलुक। डेमोग्राफिक आउटलुक मतलब पूरी की पूरी आउटलुक जिसमें देखा गया है कि जो बच्चे हैं वो बच्चे ही तो बड़े होके स्किल्ड वर्कर्स बनेंगे। अभी मान लो 10, 15, 20 साल का एक लड़का है, ठीक है, जो स्किल्ड है या कम स्किल्ड है लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी कम है। हर काम में तो आप भी जानते हैं कि हर काम में ना तो एजुकेशन रिक्वायर्ड है, इंडिया में तो ज़्यादातर काम लेबर क्लास जो लोग करते हैं उसमें ना एजुकेशन चाहिए होती ना ही उसमें स्किल्स चाहिए होती है। ऐसे बहुत सारे व्यापार आप भी जानते हैं और पूरा वर्ल्ड जानता है, ठीक है। अब इसमें बात हो रही थी कि आपकी प्रोडक्टिविटी ही नहीं है, पोटेंशियल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप मैलनरिश्ड हैं, शायद आपको शायद न्यूट्रिशन मिल नहीं रहे। तो दुनिया के अगर हर इंसान को या कंट्री के हर पर्सन को वेल न्यूट्रिशन मिलेंगे तो क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि लोग अपनी एफिशिएंसी से डबल या ट्रिपल काम करने लग जाएंगे। तो आंसर क्या बना आपका? एक ही बना, फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एज एनविस्ड बाय अस अटेंशन शुड बी पेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल। सिर्फ स्किल्ड वर्कर पे जाओगे, बाकी लोगों को छोड़ दोगे। मान लो कि 100 लोग हैं, उनमें से 5 स्किल्ड वर्कर्स हैं, इन पे ही काम करते रहो, इन पे ही काम करते रहो, एक दिन तो ये भी चले जाएंगे बेचारे, एक दिन तो ये बूढ़े हो जाएंगे या फिर ये भी चल बसेंगे। अब 95 जिन पे आपने काम ही नहीं किया, उन 95 से क्या करवाओगे भाई? अब वो तो मैलनरिश्ड हो गए ना। तो एक वाइडर अप्रोच के साथ आपको सोचना है कि क्या इसका सही ऑप्शन हो सकता है। इवन पैसेज के अंदर भी क्लियरली आपको देखने को मिल रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसेज 3, फार्मर्स की बात हुई है, ठीक है। तो देखते हैं, फार्मर्स की बात हुई है तो इसमें आपके पास क्वेश्चन क्या आया? अडॉप्शन टू क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन रिस्पॉन्स आर बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। मेरी बात सुनिए, एक फार्मर अपनी क्रॉप्स उगाता है, क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज का जिसकी अवेयरनेस आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पहुंचाती है, बट अब अडाप्ट करना उसको, कि क्लाइमेट चेंज को एक्सेप्ट करना, अडाप्ट करना, वो भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको वो अडाप्ट करवाए घर आके।
वैसे भी अडाप्ट करना तो एक ऐसा एक्शन है जो कि हम खुद से करते हैं। सपोज आप कहना चाहते हो कि मैं अपने आप को सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ढाल लेता हूं, तो आप यही कहते हैं ना, आई अडाप्ट माई सेल्फ अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, कि मैं अपने आप को सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली ढाल लेता हूं, मॉडिफाई कर लेता हूं, राइट। चलो स्टिल क्वेश्चन रखते हैं, इस पे क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क रखते हैं कि क्या हो सकता है। अगला ऑप्शन है क्लाइमेट चेंज कोजेज अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। क्लाइमेट चेंज कोज करता है गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर रिगार्डिंग लैंड यूज पैटर्न्स इन द कंट्री। सच है बात, ऐसा होता है थोड़ा बहुत, ठीक है, बट पैसेज में क्या गिवन है, वी हैव नॉट सीन इट। रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर्स आर इंपॉर्टेंट, कि जो रिस्क की परसेप्शन है, ठीक है, वो परसेप्शन उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर मोटिवेटिंग देम फॉर टेकिंग अडाप्टेशन डिसीजंस, ठीक है। अडाप्टेशन के डिसीजन उनको लेने के लिए जो वो परसीव करते हैं पहले से, उनकी जो परसेप्शन बनी कि भाई रिस्क तो आएगा, ठीक है। काफी सारे फार्मर्स हम मानते हैं कि फार्मर्स रिस्क एवर्स होते हैं, लेकिन 100% भी रिस्क एवर्स नहीं होते हैं। रिस्क एवर्स होने का मतलब होता है जिनको डर लगता है रिस्क से, वो रिस्क को अवॉइड करते हैं। बट फार्मर्स तो आपको पता ही कि नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है काफी चीजों में, तो रिस्क एवर्स तो होते हैं फार्मर्स, एक्सट्रीमली नहीं होते बट कुछ हद तक होते हैं, ठीक है। तो उनकी जो परसेप्शन है, अगर वो ये समझ लें कि हाँ क्लाइमेट चेंज होगा, कुछ भी चीजें हो सकती हैं, कुछ भी बदलाव आ सकता है, अगर इस चीज के लिए वो राजी हो जाएं, ठीक है, तो वहां पे डिसीजन लेना अडाप्टेशन का उसके लिए इंपॉर्टेंट है, मोटिवेट हो जाएंगे वो। सिंस मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल, ये तो मुझे ऑप्शन देखिए आपको भी गलत लग रहा होगा, मुझे भी, कि मिटिगेशन इम्पॉसिबल ही नहीं है। मिटिगेशन पॉसिबल नहीं है तो फिर गवर्नमेंट इतनी पॉलिसीज किस लिए बना रही है? फार्मर्स अपनी अप्रोच, चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच है चाहे मॉडर्न अप्रोच है, उसमें बदलाव क्यों कर रहे हैं, उनको अप्लाई क्यों कर रहा है फार्मर? अगर मिटिगेशन मतलब किसी चीज के इफेक्ट को कम करना ही पॉसिबल नहीं है, रिस्क को कम करना ही पॉसिबल नहीं है, मतलब मिटिगेशन पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो शायद डी ऑप्शन तो आपका आंसर कभी हो भी नहीं सकता था, ठीक है। बाकी थर्ड ऑप्शन में से आपको डिसाइड करना है आफ्टर रीडिंग द पैराग्राफ। देखिए आप, इन इंडिया a majority of farmers are marginal and small, पता है सबको, less educated, ये भी सबको पता है, and possesses low adaptive capabilities to climate change। यहाँ पॉइंट नोट करना आपने कि जो इंडियन फार्मर है वो पोजेस करता है, मतलब उसके पास लो अडाप्टिव कैपेबिलिटी है क्लाइमेट चेंज की टुवर्ड्स, ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज को वो 100% एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, उतना वो अडाप्टेबल ही है, या उसके अंदर अडाप्टिव कैपेबिलिटी या एबिलिटी ही कम है उसकी। तो एक पॉइंट तो मिल रहा है कि हाँ फार्मर्स के अंदर ये कमी है, ठीक है। परहैप्स बिकॉज ऑफ क्रेडिट एंड अदर कंस्ट्रेंट्स, शायद बाकी बाउंडेशंस की वजह से, बाकी रेस्ट्रिक्शंस की वजह से और क्रेडिट की वजह से भी, ठीक है। सो वन कैन नॉट एक्सपेक्ट ऑटोनोमस अडॉप्शन टू क्लाइमेट चेंज, यही बात शायद ऑप्शन में कही गई है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि ऑटोनोमस अडॉप्शन होगी, अपने आप ही अडॉप्शन हो जाएगी क्लाइमेट चेंज के टुवर्ड्स, ठीक है। इवन इफ इट वाज पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल भी होता, इट वुड नॉट बी सफिशिएंट टू ऑफसेट लॉसेस फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अगर पॉसिबल भी होता कि ऑटोनोमस प्रोसेस है क्लाइमेट चेंज के टुवर्ड्स आपका अडॉप्टिव होना, स्टिल ये कह रहा है कि तब भी ये चीज सफिशिएंट नहीं थी ऑफसेट लॉसेस के लिए क्लाइमेट चेंज के टुवर्ड्स। टू डील विद दिस अडॉप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज इज पैरामाउंट, कि इस चीज से डील करने के लिए जो अडाप्टेशन है क्लाइमेट चेंज की, मतलब अडाप्ट करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कह रहा है, अडाप्ट करना पड़ेगा आपको क्लाइमेट चेंज को अलोंग साइड अ फास्ट मिटिगेशन रिस्पॉन्स, फास्ट मिटिगेशन रिस्पॉन्स के साथ साथ। अब नेक्स्ट देखिए, अनदर सॉल्यूशन इज टू हैव अ प्लान्ड और पॉलिसी ड्रिवन अडाप्टेशन। अगला सॉल्यूशन ये है कि आप एक प्लान्ड और पॉलिसी ड्रिवन अडाप्टेशन करें, कि पॉलिसी उसके लिए लागू की जाए कि उसकी अडाप्टेशन करनी कैसे है, उस पे काम करें। विच वुड रिक्वायर, उसके लिए जरूरत पड़ेगी द गवर्नमेंट टू कम अप विद पॉलिसी रिकमेंडेशंस, की गवर्नमेंट पॉलिसी रिकमेंडेशंस करे। परसेप्शन इज अ नेसेसरी प्रीक्यूजिट फॉर अडॉप्शन, पीछे क्या बात हुई थी ऑप्शन में, परसेप्शन की ही बात हुई थी। रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम फॉर टेकिंग अडॉप्शन डिसीजंस। अब यहां क्या लिखा है कि द पॉलिसी रिकमेंडेशन परसेप्शन इज नेसेसरी प्री रिक्यूजिट, सबसे बड़ा जो बेनिफिशियल पॉइंट आपके लिए है अडॉप्शन का वो परसेप्शन है, ठीक है। वही ऑप्शन हाईलाइट हो रही है बार बार, वेदर फार्मर्स आर अडॉप्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टू क्लाइमेट चेंज डिपेंड्स ऑन वेदर दे परसीव इट और नॉट, ठीक है। हाउएवर, फिर भी दिस इज नॉट ऑलवेज इनफ फॉर
अडाप्टेशन, इतनी चीज ही अडाप्टेशन के लिए इनफ नहीं होती। इट इज इंपॉर्टेंट हाउ अ फार्मर परसीव्स द रिस्क एसोसिएटेड विद क्लाइमेट चेंज। बार बार इस पूरे पैराग्राफ में आप देखें तो 40% लास्ट का जो पैसेज है एक ही चीज पे बात कर रहे हैं जी, परसेप्शन जो है ना, परसेप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपनी परसेप्शन वैसी बना लें किसके टुवर्ड्स, क्लाइमेट चेंज के टुवर्ड्स। अगर आप ये परसेप्शन बना लेते हैं तो आपको थोड़ा बेनिफिट हो सकता है, आप इसको परसीव करें चाहे ना करें, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिटेड पॉइंट है, एक बड़ी प्रीरिक्विजिट है। तो यही कह रहा था ऑप्शन सी में, रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम फॉर टेकिंग अडाप्टेशन डिसीजंस। की तरीके और भी है लेकिन सबसे रेलिवेंट यही वाला है। इसमें कहा गया क्लाइमेट चेंज कॉजेज चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग लैंड यूज पैटर्न्स, ऐसी कोई बात पैराग्राफ में नहीं हुई थी। अडॉप्शन टू क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन प्रोसेस आर बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। आपने देखा बार बार लास्ट में बात सिर्फ फार्मर की हो रही थी कि फार्मर के लिए चीज जो है परसेप्शन बनाना या अडाप्ट करना, इन चीजों को अडाप्शन लाना क्लाइमेट चेंज के टुवर्ड्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नीड है इसकी, ठीक है। तो आई होप आपको थर्ड पैसेज भी क्लियर हुआ होगा एंड मुझे लगता है कि अगर आप साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं तो आपके आंसर्स भी बिल्कुल ठीक हो रहे होंगे, राइट। लास्ट पैसेज करते हैं आज की इस क्लास का। लेट अस सी व्हाट वी हैव। सो द पैसेज इज, चलो दूसरी अप्रोच से पढ़ने की कोशिश करते हैं, सेकेंड अप्रोच जिसमें हम बिल्कुल सिंपली पढ़ते हैं। अगर पैसेज बहुत ही छोटा हो, ठीक है, जैसे पैसेज के अंदर और लेंथ नहीं है, इतना ही पैसेज है, आप चाहें तो डायरेक्टली इस पैसेज को भी पढ़ सकते हैं क्विकली, आप वैसे 1 मिनट में फिनिश कर दोगे उसको। So the emissions human put into the atmosphere now will affect the climate in the middle of the century onwards. जो emissions होते हैं जो ह्यूमन बींग्स की वजह से, उस वजह से क्या होगा, इन्वायरमेंट के ऊपर, एटमोस्फियर के ऊपर अफेक्ट होगा क्लाइमेट चेंज का इन द मिडल ऑफ द सेंचुरी ऑनवर्ड्स। नाउ टेक्नोलॉजिकल चेंज मीनवाइल could make a future transition away from fossil fuels cheap or it might not। कि जो टेक्नोलॉजिकल चेंज है मीनवाइल कुड मेक अ फ्यूचर ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स चीप और इट माइट नॉट। मतलब इसमें लिखा गया कि जो टेक्नोलॉजिकल चेंज है वो कुछ अच्छा ला सकता है और माइट नॉट, मतलब यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। यहां से चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। लिविंग द वर्ल्ड विद अ टेरिबल चॉइस बिटवीन, कि दुनिया को ऐसे छोड़ देना, एक टेरिबल चॉइस किसके बीच, शार्पली रिड्यूसिंग एमिशंस एट ह्यूज कॉस्ट और सफरिंग थ्रू द इफेक्ट्स ऑफ अनअबेटेड वार्निंग्स। कि इन दोनों के बीच अगर आप छोड़ देते हैं ह्यूमन बींग्स को, इन दो चॉइसेस के बीच में, समझिए दोबारा, शार्पली रिड्यूसिंग एमिशंस की बड़ी तेजी से रिड्यूस हो रहे हैं एमिशंस एट ह्यूज कॉस्ट, ठीक है, कि आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करेंगे, बड़ी ज्यादा कॉस्ट के ऊपर ये चीज होगी, या फिर सफर करते रहना थ्रू द इफेक्ट ऑफ अनअबेटेड वार्निंग्स। नाउ बिजनेस की बात हुई, बिजनेसेस दैट डू नॉट हेज अगेंस्ट। हेज अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, जो अपना बचाव करते हैं, अपना बचाव करने को, प्रोटेक्ट करने को हेज अगेंस्ट कहते हैं। द थ्रेट ऑफ अनसर्टेन आउटकम्स फेल, ठीक है, कि अगर कोई बिजनेस अपना बचाव नहीं करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करता है इन चीजों से, तो वो फेल हो सकता है। द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड सच रेकलेसनेस ऑन क्लाइमेट चेंज, कि दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती इतनी ज्यादा आपकी रेकलेसनेस ऑन क्लाइमेट चेंज। एक बार पढ़ते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, उन ऑप्शंस के थ्रू देखते हैं कि कौन सा राइट आंसर हमें मिल सकता है इस पैसेज में से। सो लेट अस सी आवर ऑप्शंस। Which one of the following statements best reflects the crucial message conveyed by the author of the passage? Best message. Businesses that cause emissions may need to close down or pay for pollution in future. इसने तो ये बात कही थी कि बिजनेस जो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करते इन चीज़ों की वजह से वो बंद हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। ऐसी बात तो कोई भी नहीं कही गई शायद। अगला ऑप्शन पढ़िए। The only solution is technological development related to the issue of climate change. कि एक ही solution है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अगर आप क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो। मैंने पीछे ही आपको बताया था, हमने पढ़ा था साफ साफ कि टेक्नोलॉजिकल चेंज के बारे में येस और नो दोनों में बात हुई। देखिए कि या तो इट विल मेक अ फ्यूचर ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स चीप और इट माइट नॉट।
और यहाँ पे ऑप्शन में बड़ा क्लियरली कह रहा है पॉजिटिव पॉइंट की यही ऑप्शन बचती है आपके पास, तो ये चीज अगेन गलत हो गई। सी ऑप्शन देखिए, वेटिंग टू डील विद कार्बन एमिशंस अंटिल टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स इज नॉट अ वाइड स्ट्रेटजी। कि वेटिंग टू डील विद कार्बन एमिशंस, पीछे क्या कहा था कि इन दो चॉइसेस के बीच में छोड़ देना कि या तो आप टेक्नोलॉजी को इतना इंप्रूव कर लो, ठीक है, कि प्रॉब्लम्स दूर हो पाए चाहे जितनी मर्जी कॉस्ट आ रही है, या फिर आप सफर करते रहो इन चीजों से, ठीक है। अब इसमें कहा गया कि वेटिंग टू डील विद, इंतजार करना, डील करते रहना कार्बन एमिशंस के साथ अंटिल टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स, जब तक टेक्नोलॉजी जो है इंप्रूव नहीं होती, तो ये तो एक वाइज स्ट्रेटेजी नहीं है, इससे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। और जो बात जायज भी है कि एक तरफ आप कहते हैं कि एकदम से टेक्नोलॉजी को बिल्ड कर दो, ठीक है, बहुत सारा पैसा लगा के, एक तरफ आप कह रहे हो कि शायद ठीक कर दे शायद ना करे, ठीक है। और तीसरी तरफ हम देखें कि हम इस चीज से जूझते ही रहें, ठीक है, जब तक टेक्नोलॉजी नहीं आती, वो भी गलत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के लिए तो पहले से सर्टेनिटी नहीं है कि आते ही वो सब कुछ ठीक कर देगी। अब सिंस फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल चेंज इज अनसर्टेन, न्यू इंडस्ट्री शुड बी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। अब ये कहता है फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल चेंज इज अनसर्टेन, ठीक है, जो टेक्नोलॉजिकल चेंज है फ्यूचर का अनसर्टेन है, तो नई इंडस्ट्रीज शुड बी बेस्ड ऑन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की कहीं पे भी बात नहीं हुई, ठीक है, अभी तक कि इसके अलावा और क्या ऑप्शंस आपके पास हो सकती हैं, और ये भी तो कहीं ना कहीं टैक्स से रिलेट कर रही हैं, राइट। तो ऑप्शन सी इज द ओनली ऑप्शन विच इज अ बैलेंस्ड अप्रोच। इसके हिसाब से आप देखें जो क्रूशियल मैसेज वो दे रहा है कि ऐसे ही चलते रहो टेक्नोलॉजी के इंतजार में, ये तो ठीक चीज नहीं है, ठीक है, कि अगर बार बार आप टाल रहे हैं इस बात को कि क्लाइमेट चेंज को टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से ठीक किया जा सकता है, और एक तरफ हम टेक्नोलॉजी का इंतजार भी करें और दूसरी तरफ हम लोग ऐसे ही बैठ के सफर करते रहें, तो ये चीज तो ठीक नहीं है। तो शायद कुछ और कंक्लूजन्स निकालने पड़ेंगे, कुछ और इसके मेजर्स निकालने पड़ेंगे जो अभी तक डिस्कस नहीं हुए थे, इसलिए आप ऑप्शन डी पे तो नहीं जा सकते थे, ठीक है जी। वेल आई होप आप लोगों को ये चारों पैसेज ऑब्वियसली आप लोगों ने मेरे साथ सॉल्व किए होंगे और आपके ठीक भी हुए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आपके 70 to 100% एक्यूरेसी रही हो। अगर आप इस तरह से इस अप्रोच के साथ ही चीज़ों को पढ़ना शुरू करते हो, ठीक है, इसी अप्रोच के साथ चीज़ों को पढ़ते हो, आप पहले क्वेश्चन देखा, उसमें इंपॉर्टेंट जो पार्ट है जो मुझे फाइंड आउट करना है उसको एक बार आप अच्छे से जज कर लीजिए। उसके बाद जब आप स्टार्ट करते हैं पैसेज को पढ़ना, तो आपको पता होता है कि ये चीज़ें मेरे काम की नहीं है, मुझे क्विकली आगे शिफ्ट करना है, ठीक है। और ऐसा करते रहने से क्या होगा, आप क्विकली पढ़ पाएंगे पैसेज पूरे को और एक्यूरेटली अपने क्वेश्चंस के आप आंसर भी कर सकते हो। आई होप आज की क्लास आप लोगों को फ्रूटफुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और जैसा कि मैंने अनाउंस किया था कि लाइव कोर्स और रिकॉर्डेड कोर्स सीसेट का कंप्लीट स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ ज्वाइन करें। आई विल सी यू इन द कोर्स। थैंक यू वेरी मच।